अच्छा, now the next thing that I want to be discussing is not something too revolutionary. ठीक है, काफी आसान चीज है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे भी अक्सर बच्चे जो है वो गड़बड़ करेंगे. सो हमने कितनी एक्सरसाइज कर ली है? हमने एक्सरसाइज कर ली है 4. ये एक्सरसाइज नंबर 5 है. ओके, व्हाट्स एक्सरसाइज नंबर 5? आई एम गोइंग टू गिव यू अ सर्किट. ठीक है जी. सो आई हैव अ सर्किट लाइक दिस. ये मेरी एक बैटरी है एंड ये दो जो है वो चीजें इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में. एक जो है वो रेजिस्टर है, सही है जी. और दूसरा क्या है? दूसरा मैंने आपको दे दिया है फिलामेंट लैंप. ये दो सीरीज में कनेक्टेड है एंड ये जो है इस तरह से, दिस इज ऑल क्लोज्ड अप. अच्छा, नाउ और हमने क्या किया? हमने यहां पे क्या कर दिया? वी पुट एन एमीटर, और वो एमीटर आपको रीडिंग दे रहा है 3 एम्पेयर्स की. ठीक है जी. 3 एम्पेयर्स की रीडिंग दे रहा है. बैटरी का वोल्टेज नहीं आपको पता, बैटरी का करंट बता दिया है मैंने आपको. ठीक है जी. रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, फिलामेंट लैंप की वैल्यू क्या है, क्या नहीं, और कुछ नहीं बताया हुआ. जो बस इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो दी भी. ठीक है. एक और चीज मैं आपको दे रहा हूं, और वो क्या चीज दे रहा हूं? वो ये चीज दे रहा हूं कि आई एम गिविंग यू दी IV ग्राफ्स ऑफ बोथ ऑफ देम. मैं आपको दोनों के IV ग्राफ्स दे रहा हूं. अच्छा, एक का IV ग्राफ क्या बना है? एक का IV ग्राफ जो है वो ऐसा बना है. ठीक है. वोल्टेज क्या आ रहा है? Let's take this. Okay. So this is 10, this is 20, this is 30, this is 40, this is 50, and this is 60. ठीक है जी. ये मैंने आपको पूरा जो है वो दे दी है सारी इंफॉर्मेशन. ठीक है जी. एक रजिस्टर, एक फिलामेंट लैंप है, बैटरी है एक. द क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द EMF ऑफ द बैटरी? बैटरी, ये जो EMF जो मैंने आपको ये सेल बना के दिया है, जो बैटरी है, इसका EMF क्या है? व्हाट इज द EMF ऑफ द बैटरी? So how do you think we should be doing this question? मैंने आपको ये दे दिया सब कुछ. एक वैल्यू दी हुई 3 एम्पेयर्स, और आपको दोनों चीजों के ग्राफ्स बना के दे दिए. ठीक है जी. इसमें से कोई सा रेजिस्टर का है, कोई सा फिलामेंट लैंप का है. आई हैव नो आइडिया कौन सा किसका है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है. और यू नीड टू गिव मी द EMF ऑफ द बैटरी. तो एनी आइडिया हाउ वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन? कुछ आइडिया है? ये सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है. 72 वोल्ट के आसपास, 72 वोल्ट के आसपास. यस, यू आर करेक्ट. तकरीबन याद यू करेक्ट, 70 वोल्ट के आसपास आ रहा है. कैसे किया है एमन? हाउ डिड यू गेट, एमन कह रहा हूँ, हाउ डिड यू गेट द आंसर अल्मा? Since current was 3 ampere, we use the graph to find the corresponding voltage values of the voltage and add them. Perfect. अल्मा ने बोला सीरीज सर्किट था, तो यानी अगर 3 एम्पेयर आपको यहाँ दिखाया हुआ है, so this 3 ampere is flowing into the resistor as well as the filament lamp. अच्छा, now what do we know? ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये रेजिस्टर का होगा. क्यों? बिकॉज रेजिस्टर्स, नॉर्मल वायर्स, नॉर्मल रेजिस्टर्स विल बी अज्यूम टू बी ओमिक कंडक्टर्स. ये हमारा ओमिक कंडक्टर यानी रेजिस्टर है. और ये जो ग्राफ है जो वोल्टेज की तरफ बेंड कर रहा है, ये किसका ग्राफ था? ये फिलामेंट लैंप का ग्राफ था. तो इसका मतलब है ये फिलामेंट लैंप का ग्राफ होगा. अच्छा जी. अब अल्मा ने कहा भाई सीरीज में थे, तो इसका मतलब है 3 एम्पेयर इसमें भी जा रहा है, 3 एम्पेयर इसमें भी जा रहा है. तो एक काम कर लेते हैं, हम 3 एम्पेयर पे दोनों के करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस निकाल लेते हैं. सो अल्मा ने ये किया. अब अल्मा ने ये देखा कि ये 30 वोल्ट आ रहा है, और अल्मा ने ये देखा कि ये थोड़ा सा आगे ही आ रहा है, 40 के अराउंड कुछ आ रहा है, कमिंग अबाउट 41 मे बी. ठीक है. तो हमारे पास ये दो आ रहे हैं. अब देखो, अल्मा को पता चल गया. क्या पता चल गया? अल्मा को पता चल गया कि इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या है? 3 एम्पेयर्स पे क्या वोल्टेज देगा ये? 3 एम्पेयर्स पे ये वोल्टेज देगा 30 वोल्ट्स. फिलामेंट लैंप क्या वोल्टेज देगा? फिलामेंट लैंप जो है वो 40 वोल्ट्स वोल्टेज ले रहा है. ये अल्मा ने हिसाब लगाया. तो जब ये हिसाब लगाया तो अल्मा ने कहा, अब देखो सीरीज सर्किट था, सीरीज सर्किट में सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस क्या था? टोटल वोल्टेज था. तो अल्मा ने कहा 30 + 40 क्या हो जाएगा? दैट शैल बी इक्वल्स टू योर टोटल वोल्टेज विच इज 70 वोल्ट्स. एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है. इफ दैट इज क्लियर देन दिस मस्ट आल्सो बी क्लियर. आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब आंसर देंगे मुझे इसका. एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है? एक्सरसाइज नंबर 6 ये है कि आई एम गिविंग यू अ बैटरी, एंड ये जो बैटरी है ये जो है वो ऐसे कनेक्टेड है दो कंपोनेंट्स के साथ.
एक कंपोनेंट इसमें से जो है वो ऐसा कुछ दिखता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, चलिए, एक ऐसा कुछ दिखता है, दूसरा कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया हुआ है भाई, ये जो है वो एक 6 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, दिस इज द बैटरी फॉर 6 वोल्ट्स। और अब जो है वो मैं आपको क्या दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू द ग्राफ। अगेन आईवी ग्राफ दे रहा हूं, दोनों जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनके, दिस इज आई, दिस इज वी। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो एक तो ग्राफ जो है वो, व्हाट इज द इंडिविजुअल करंट्स इन बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स, इसमें क्या करंट जा रहा है और इसमें क्या करंट जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द करंट इन द इंडिविजुअल ब्रांचेस, और फिर उसके बाद मुझे टोटल करंट की वैल्यू बताएं जो बैटरी जो करंट दे रही है। सो करंट इन बोथ ब्रांचेस एंड द टोटल करंट। रजिस्टर में अप्रॉक्स 2.7 एम्पेयर, थर्मिस्टर में अप्रॉक्स 4.5 एम्पेयर। बड़ा बारीकी से अब्दुल्ला ने निकाला है, तो आई होप एंड आई बिलीव कि सबको आ गया होगा। दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में 6 वोल्ट अगर यहाँ पे, तो 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी है, 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी है। तो अब लाइन कहां से बनेगी, अब हम 6 वोल्ट से देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है जी, सो लेट्स सी दैट। तो हमें ये नजर आता है कि ये तकरीबन कोई इधर आ रहा है एंड ये तकरीबन जो है वो इधर आ रहा है। ठीक है जी, ग्राफ की थोड़ी सी कोई खास लाइनें बनी नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट अ ग्राफ पेपर, लेकिन प्लीज बेयर विद। ठीक है जी, इसको एक काम करते हैं, मेक इट अ बिट इनसाइड, नहीं बल्कि वो होगा ही, छोड़ दो, ऐसा ही सही है। ठीक है, तो या नाउ यू नो कि ऊपर वाली ब्रांच में क्या फ्लो कर रहा है। लेट्स से, अच्छा, रजिस्टर वाली ब्रांच में क्या फ्लो कर रहा है, रजिस्टर वाली ब्रांच में 3 एम्पेयर्स फ्लो कर रहा है, सो दिस शैल बी 3 एम्पेयर्स। और ये थर्मिस्टर वाला ग्राफ विच बेंडेड टुवर्ड्स द करंट, सो इसमें तकरीबन आई एम सपोजिंग 4.2 एम्पेयर्स फ्लो कर रहे हैं। सो हमने ये निकाल लिया। अब ऑब्वियसली इफ वी एड अप द टू करंट्स, अलमा बहुत ऑफ आंसर किस तरह आ रहा था, आई टी शैल इक्वल्स टू 3 plus 4.2, so that shall be 7.2 amperes. This should be your final answer. Any problems with this? अच्छा, आपसे पूछते हैं सबसे पहला, डिफाइन द वोल्ट। तो वोल्ट क्या था, वोल्ट अगेन जूल पर कूलम था। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप यूनिट्स में ही लिख के आओ। ठीक है, जूल अपॉन चार्ज लिख देना, एनर्जी अपॉन कूलम नहीं लिख देना, पूरा पूरा यूनिट्स में देके आना। अच्छा, a battery of electromotive force EMF 4.5 volts and negligible internal resistance is connected to two filament lamps P and Q and a resistor R as shown in figure 6.1. ठीक है जी, इस तरह से कुछ कहानी है। The current in lamp P is 0.15 amperes. लैंप P में जो करंट है वो 0.15 एम्पेयर्स है। The IV characteristics of the filament lamps are shown in figure 6.2. IV ग्राफ्स दिए हुए कौन से, दोनों फिलामेंट लैंप्स के। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूं। करंट जो है वो इधर क्या है, दैट इज 0.15, दिस इज 0.15 एम्पियर, ये बताया आपको। ठीक है, यूज फिगर 6.2 टू डिटरमिन द करंट इन द बैटरी, एक्सप्लेन योर वर्किंग। सो लुकिंग एट दिस होल क्वेश्चन एंड यूजिंग फिगर 6.2, हाउ कैन आई फाइंड आउट व्हाट इज द करंट इन द बैटरी। 0.090 कुछ करके, यस, अच्छा, तो P एंड Q आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यानी इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों का वोल्टेज वही आएगा, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट डू वी नो, वी नो दैट 0.15 0.15 एम्पेयर्स P में जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो भी वोल्टेज वो P पे बना रहा होगा, ग्राफ में से देख के हम देख लेते हैं, तो वही वोल्टेज किसका होगा, Q का भी होगा। तो वो देख लेते हैं। तो 0.15 एम्पेयर्स पे हमें नजर आता है कि वोल्टेज जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है ये वाला। ठीक है जी, इट्स दिस वोल्टेज, सही है, द वोल्टेज इज दिस। अब इसी वोल्टेज को देखते हुए हम दूसरे वाले लैंप का भी करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू सी दिस, दिस इज वर्किंग आउट टू बी अ 0.09। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास ये आ गया 0.15 एम्पेयर ऊपर है, 0.09 एम्पेयर नीचे है। ऑब्वियसली यहां से बैटरी से जो करंट आ रहा था वो इधर इसमें से क्या होगा, फिर इधर दरवाजा स्प्लिट हुआ, फिर वापस जा रहा है बैटरी में। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द करंट इन द बैटरी, वो कैसे आ जाएगा, 0.15 प्लस 0.09, सो 0.15 प्लस 0.09
ये वही करंट होगा जो पूरा सीरीज में चला आ रहा है, ठीक है जी। सो हाउ डू वी राइट दिस आंसर? अच्छा, उन्होंने क्या बोला, यूज फिगर 6.2 डिटरमाइन द करंट इन द बैटरी एंड एक्सप्लेन योर वर्किंग। ठीक है जी, आपको एक्सप्लेन जरूर करनी है अपनी वर्किंग। तो आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है? बोथ लैंप्स विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस as they are in parallel, right? तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कहा? हमने कहा भाई हमारा जो टोटल करंट है वो क्या है? वो है 0.15 प्लस 0.09। सो 0.15 प्लस 0.09 which I presume is working out to be a 0.24 amperes. So अच्छा, दूसरी बात ये भी देख लेते हैं। 0.15 है बट यू कैन गो टू लाइक ठीक है, 0.15 और 0.09 हम ये लिख रहे हैं 0.24 लिख रहे हैं। सो ये आ गया हमारा 0.24। एनी प्रॉब्लम्स? अब समझ में आ गया? एमन आपको क्लियर, मिर्जन आपको क्लियर, अलमा आपको क्लियर? यस। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर। तो अब आर की रेजिस्टेंस निकालनी है। आर की रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगी? ओके, बड़ा आसान तरीके से आ जाएगी। क्यों बड़ा आसान तरीके से? अच्छा, मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। 0.15 0.09 पता है। अब हमें इन दोनों का वोल्टेज भी पता चल गया, राइट? वो तो ग्राफ से पता चल रहा है। क्या वोल्टेज है ये? दिस इज 2.7 वोल्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लैंप्स पे 2.7 वोल्ट्स हैं अभी, राइट? अगर इस पे 2.7 वोल्ट्स हैं तो 4.5 माइनस 2.7 वो रेजिस्टर पे होगा। सो इस पे क्या होगा? इस पे होगा 4.5 माइनस 2.7, दैट शुड बी द वोल्टेज ऑन दैट। और फिर हमें क्या पता है? हमें करंट भी पता है। करंट क्या था? 0.24 था। सो लेट्स यूज दिस वोल्टेज एंड द करंट टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस थी V अपॉन I। V क्या आ रहा है? 4.5 माइनस 2.7। करंट हमारा जो था वो था 0.24। सो व्हाट इज द वैल्यू दैट वी गेटिंग ओवर हियर? थैंक यू अब्दुल्ला। 7.5। थैंक यू अल्मा एज वेल। एक्चुअली अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। The filament wires of the two lamps are made from material with same resistivity at their operating temperature in the circuit. The diameter of the wire of lamp P is twice the diameter of the wire of lamp Q. Determine the ratio length of filament wire of lamp P upon length of filament wire of lamp Q. ठीक है। अच्छा, आपको ये बोल रहे हैं कि वायर Q और वायर P दो वायर्स हैं, दोनों का ये बताया कि रेजिस्टिविटी सेम है, तो जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो इसकी भी रेजिस्टिविटी है। ठीक है जी। लेंथ हमें पता नहीं है, वी डोंट नो। अगर हम कह लेते हैं ये एल क्यू है, सो दिस शैल बी एल पी, ऐसे कह लेते हैं। डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ लैम्प पी इज द ट्वाइस द डायमीटर। तो यानी अगर यहाँ पे डायमीटर डी है तो यहाँ पे आपके पास डायमीटर 2D। ठीक है, ये सब बातें इन्होंने आपको बता दी हैं। एक काम और कर लेते हैं, रेजिस्टेंस भी पता होगी लैम्प पी एंड लैम्प क्यू। तो लैम्प पी और लैम्प क्यू की एक काम और कर लेते हैं। ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा रो एल अपॉन ए, राइट? वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमें आर भी चाहिए होगा। लेट्स ऑल्सो वर्क आउट आर। कैसे आएगा? हाउ डू आई वर्क आउट आर यूजिंग दिस ग्राफ? आर निकालने का क्या तरीका था? यू यूज रेशियो। ऑलवेज यूज रेशियो, चाहे सीधी लाइन हो चाहे टेढ़ी लाइन हो। सो द रेजिस्टेंस ऑफ क्यू क्या आ रही है? रेजिस्टेंस ऑफ क्यू आ रही है 2.7 डिवाइड बाय 0.09। 2.7 डिवाइड बाय 0.09। और P की क्या आ रही है? P की आ रही है 2.7 डिवाइड बाय 0.15। दी शैल बी द रेजिस्टेंसेस। मुझे आरपी और आरपीक्यू बता सकते हो जल्दी से क्या आ रही है? 18 फॉर आरपी, थैंक यू। और आरक्यू के लिए मेरे पास 30 होगा, थैंक यू। सो 18 और 30, वायर क्यू इज 30 ohms एंड ये जो है वो 18 ohms है, राइट? ऐसा ही था। पी और सही है। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू थोड़ा सा इसको शिफ्ट आउट कर दूंगा वरना उधर जगह कम पड़ेगी। अच्छा, अब हमने निकालना है लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो एल अपॉन ए था, राइट? हम इसमें से अगर लेंथ को सब्जेक्ट बना ले तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ए आर अपॉन रो, राइट? अच्छा, और थोड़ा सा डायमीटर के अगर पर्सपेक्टिव में ले जाएं तो डायमीटर का पर्सपेक्टिव कैसा हो जाएगा? लेंथ विल इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4,
इंटू आर अपॉन रो, ठीक है जी। सो बेसिकली अपॉन रो वाली चीज जो है वो ऊपर आ जाएगी, सो ये हो जाएगा 4 रो इंटू आर। सो ये बन गया हमारा लेंथ, ठीक है। अब ऑब्वियसली एल क्यू निकालना है तो वो भी इसी फॉर्मूले से आएगा, एल पी निकालना है तो वो भी उसी फॉर्मूले से आएगा। अच्छा, हमें बोला है एल पी डिवाइडेड बाय एल क्यू निकाल दो, तो एल पी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल पी वाला फॉर्मूला हो जाएगा पाई, उसका डायमीटर क्या था 2d था, सो 2d होल स्क्वायर। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस 18 ओम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास नीचे 4 है और इसकी रेजिस्टिविटी हमें रो दी गई, सही। अच्छा, ये एलपी है, एलपी डिवाइड हो रहा है बाय एल क्यू, सो डिवाइडेड बाय एल क्यू, एल क्यू क्या है, एल क्यू हो जाएगा पाई, डायमीटर इसका डी था, सो डी स्क्वायर, देन इनटू रेजिस्टेंस इसकी वो 30 आ रही थी, और 4 एंड देन अगेन रो, ये आ गया। अच्छा, नाउ जल्दी से एक और स्टेप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, दिस बिकम्स पाई इंटू 4d स्क्वायर इंटू 18 अपॉन 4 रो, ठीक है जी। और ये डिवीजन का साइन था तो मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी ये 4 रो हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर इंटू 30, ठीक है जी। अच्छा, अब काफी आसान हो जाएगा, 4 रो कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ठीक है जी। और ये इवेंचुअली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 इंटू 18 अपॉन 30 आ रहा है। So this is working out to be a 2.4 हमारा रेशियो, यानी LP अपॉन LQ क्या आ गया, वो आ गया 2.4। एनी प्रॉब्लम्स, क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ये एक तरीका था, जैसे हमने जो है उसमें देखा था डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, तो मतलब समझो ये इलेक्ट्रिसिटी में भी जो कंपैरिजन वाले सवाल हैं, जो ये रेशियो वाले सवाल हैं, उनमें भी यही आता है। एक क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन वो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए वाला है, दूसरा वाला हम आई इक्वल्स टू एन ए वी, वो बाद में पढ़ेंगे, कल वाले पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है इसका, दूसरा तरीका ये होता कि आप क्या देखते, आप ये देखते कि लेंथ इक्वल्स टू क्या आ रही थी, पाई डी स्क्वायर इंटू आर अपॉन 4, तो आ रही थी पाई डी स्क्वायर इंटू आर अपॉन 4 रो। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सिर्फ रेजिस्टिविटी सेम है ना, दे जस्ट टोल्ड अस दैट दी रेजिस्टिविटी वाज सेम। अच्छा, तो व्हाट कैन वी डू, बेसिकली देखो, अच्छा so अगर ऐसे ही देखें, इसको थोड़ा और आसान तरीके में देखें, अगर हम आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से ही स्टार्ट करें, रो एल अपॉन ए, और ऑब्वियसली फिर आर ए अपॉन एल शैल इक्वल्स टू रो, है ना। अब ऑब्वियसली फिर वही पर्सपेक्टिव, आर क्यू ए क्यू एल क्यू शैल इक्वल टू रो, और आर पी ए पी एल पी में ऑल्सो भी इक्वल टू रो, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे। तो फिर इधर से भी करके एल पी अपॉन एल क्यू को सब्जेक्ट बना के बाकी सारी चीज उधर छोड़ सकते थे, ये कॉन्ट्रीब्यूशन बीच में हटाते, ठीक है जी। ये क्या हो जाता है, हो जाता आर पी ए पी अपॉन आर क्यू ए क्यू। सो ऑल्टरनेट अप्रोच ये थी, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, चाहे आपको प्रोपोर्शंस के थ्रू कंफर्टेबल, आप प्रोपोर्शन के थ्रू कर ले, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल है फॉर्मूला निकालें आप पहले, फिर फॉर्मूला में आप आराम से पूरी मैच करके देखें, तो आप फिर वो करके देखें, ठीक है। एनीवे यू विल गेट दी सेम आंसर, दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट कोई सवाल आएगा तो मैं उसमें प्रोपोर्शंस वाला करके दिखा। अच्छा, 2 मार्क्स का सवाल है, इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी एक्सप्लेन आ जाते हैं, वैसे तो हर कोई क्वेश्चन में स्टडी एक्सप्लेन होता है एंड पार्ट, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और कुछ ऐसे चैप्टर्स मुश्किल होती है। द फिलामेंट वायर ऑफ लैंप क्यू ब्रेक्स एंड स्टॉप्स कंडक्टिंग, लैंप क्यू के अंदर जो फिलामेंट वायर था वो टूट जाता है और कंडक्शन स्टॉप हो जाती है। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ लैंप पी। तो लैंप क्यू टूट गया है, ये मतलब समझो ये पूरा इधर से सर्किट में से टूट गया, खराब हो, ये बचा ही नहीं है नीचे वाला सर्किट। तो लैंप पी की रेजिस्टेंस को क्या हो, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, लैंप पी की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। यू श्योर, एनी आइडियाज, अगर मैं लैंप क्यू यहां से हटा दूं तो लैंप पी की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, क्या होना चाहिए। अच्छा, सो बेसिकली देखो, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, ऐसा ही पढ़ा है हमने, राइट। अच्छा, ये जो वोल्टेज था ये कैसा था, करंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों की जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी, है ना।
अच्छा, ना व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, इधर इधर जो हमें समझना है वो ये समझोगे। ओके, पी क्या था, पी की रेजिस्टेंस क्या थी, पी की रेजिस्टेंस थी 18 और 30 थे, ठीक है जी। सो इसकी 18 थी, राइट, और इसकी 30 थी। अगर इनकी टोटल कंबाइंड निकालेंगे, टोटल कंबाइंड क्या थी, 1/18 प्लस 1/30 थी, एंड देन होल इनवर्स, दैट कम्स आउट टू बी, ये जल्दी से कर लेते हैं ताकि सबको एक बात क्लियर हो जाए। मैं ऐसे ही बताने से पहले आई जस्ट वांट के वो चीज क्लियर हो। अच्छा, 11.25 आता, 11.25 क्या थी, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, क्यू टूट गया, तो ऊपर सिर्फ पी की रेजिस्टेंस रह गई। पी की रेजिस्टेंस क्या थी, पी की रेजिस्टेंस थी 18 ओम्स, राइट। सो यू कैन सी कि रेजिस्टेंस 11.25 से इंक्रीज होकर कहां तक आ गई, 18 तक आ गई है। सो व्हाट डज दैट मीन, आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है। अगर आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है तो क्या होना चाहिए, आपका वोल्टेज भी इंक्रीज होना चाहिए। द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स मस्ट इंक्रीज, राइट। और अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स तो क्या होगा, अगर मेरा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, राइट, पहले जो था 2.7 था, अब कुछ बड़ा हो गया है, तो क्या होगा, व्हाट शैल हैपन, माय रेजिस्टेंस शुड इंक्रीज, राइट, मेरी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। क्यों, फिलामेंट लैंप क्या था, फिलामेंट लैंप ऑपरेशन के दौरान उसके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करता था, तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज वोल्टेज की तरफ बेंड करता था, राइट। अगर अब वोल्टेज इंक्रीज हो गया उसका, तो क्या होगा, उसका जब वोल्टेज इंक्रीज हो गया है तो उसकी बेसिकली उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, राइट, बिकॉज अब वो एक हायर टेम्परेचर पे चलना शुरू हो जाएगा और उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। सो बेसिकली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है, द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ये है कि the voltage across lamp P increases, ठीक है जी। तो इंक्रीज करता है एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, as the voltage increases there is a greater current through P and therefore its resistance also increases, ठीक है जी। सो बेसिकली क्या हुआ, या फिर आप ये लिखते हैं कि करंट इंक्रीज हुआ है, या फिर आप ये लिखते हैं कि इट विल नाउ बी वर्किंग एट अ हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर चल रहा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हुई, पहले तो क्यू हटा तो रेजिस्टेंस, सॉरी क्यू हटा तो रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस जब बढ़ी तो वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स इंक्रीज हो गया, राइट। तो उसका अगर ग्राफ में देखोगे तो वोल्टेज अगर इंक्रीज हो गया है तो फिलामेंट लैम्प में क्या होता है, जब वोल्टेज की तरफ बेंड हो रहा था ग्राफ, तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है ना। सो बेसिकली लैम्प क्यू की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट शैल इंक्रीज। सही है जी, एनी प्रॉब्लम विद दिस, क्या हुआ, you're saying but when the resistance increases doesn't the current decrease। अच्छा, बेसिकली देखो कि हुआ ये कि जब आपका वोल्टेज इंक्रीज हुआ ना, सही है, सो आपका करंट भी यू कैन सी इट हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड, ठीक है। बट है ये मसला क्या है कि रेजिस्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस थी वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। अब देखो वोल्टेज में जो इंक्रीमेंट आया, यू कैन सी दैट वोल्टेज में जो इंक्रीमेंट आया वो बहुत बड़ा है, 2.7 से फॉर एग्जाम्पल तुम इधर तक आए हो, इतना लंबा तुमने इंक्रीमेंट लिया है, लेकिन तुम्हारा करंट में इंक्रीमेंट कम आया है, राइट। सो आपका वोल्टेज ज्यादा बड़ा हुआ है, करंट बड़ा हुआ है लेकिन बहुत छोटा सा बड़ा हुआ है, राइट। करंट बड़ा हुआ है लेकिन बहुत छोटा सा बड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर एक चीज जो बहुत बड़ी है और उसको मैं एक छोटी चीज से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ी आएगी। सो यस, द करंट डज डिक्रीज, लेकिन बेसिकली इसमें समझो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जब आपका वोल्टेज बढ़ता है ना, तो ऑब्वियसली द करंट दैट इज फ्लोइंग दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है जी। जो आपका मतलब पहली वाली अमाउंट से करंट इंक्रीज किया, पहली वाली अमाउंट से करंट जब इंक्रीज किया, जब भी तो उसमें से अब ज्यादा एनर्जी जा रही है, ज्यादा पावर फ्लो हो रही है, तो जब भी तो वो जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, और उस जल्दी गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, इट्स देयरफॉर एट अ हायर रेजिस्टेंस। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। हियर यू गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू गाइस हैव टू सॉल्व। डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। The variations with potential difference V
of the current I for a resistor X and for a semiconductor diode are shown in figure 6.1. ठीक है जी, resistor X का ग्राफ दिया हुआ है एंड डायोड का ग्राफ दिया हुआ है, सही है जी. Determine the resistance of the diode for a potential difference V of 0.6 volts. So how do I work out the resistance of the diode? Ratio, we shall just pick up the value जो 0.6 पे करंट की आ रही है. So let's just pick that up. 0.6 पे ये वैल्यू आ रही है, this is 7.5. So basically resistance क्या था? Resistance था V upon I. So V आ गया 0.6 divided by 7.5. ठीक है जी. Give me this answer and also tell me कितना राउंड ऑफ करके लिखूं मैं इसको. What should be my final answer? अच्छा एक सेकेंड, और दिस इज मिली एम्पेयर्स, दैट इज वोल्ट्स. ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे, 10 into 10 power minus 3 करना है. ठीक है, सो व्हाट्स दैट वर्किंग आउट नाउ? 80. Okay, and you guys are correct. We shall quote it to 80 ohms over here. अच्छा, now very important. Describe qualitatively the variation of the resistance of the diode as V increases from 0.6 to 0.75. तो जब V 0.6 से 0.75 तक जा रहा है तब रेजिस्टेंस में वेरिएशन क्या हो रही है? व्हाट इज द वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस फॉर द डायोड? कौन देगा इसका जवाब? या कैन यू गिव मी द अप्रोच? हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? सेम होगी, अब्दुल्ला से सेम होगी. क्वेश्चन रिपीट करने, क्वेश्चन ये है कि डायोड का वोल्टेज जब 0.6 से 0.75 तक लेके जाया जाए तो what should the variation of the resistance of the diode be? ग्राफ से क्या दिख रहा है? डायोड की रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? नहीं, बल्कि इंक्रीज होनी चाहिए है. मिसबा से प्रोपोर्शनल. नहीं मिसबा, यू नीड टू गिव मी द वेरिएशन के रेजिस्टेंस डिक्रीज करी, इंक्रीज करी, सेम रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो इफ यू सेइंग प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब क्या है? इफ यू सेइंग के वोल्टेज बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? इंक्रीजेस. अच्छा, दो इंक्रीजेस के आंसर आए. आकिब भी कह रहे हैं इंक्रीज. इट विल बी हार्ड फॉर यू टू जस्ट लुक एट द ग्राफ एंड गिव एन आंसर लाइक दैट. ठीक है जी, यू माइट बी आपकी अजम्पशन करेक्ट हो, माइट बी आपकी अजम्पशन रॉन्ग हो. ठीक है, जैसे इस केस में आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों की अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी. ठीक है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. देखो इलेक्ट्रिक जितना मुश्किल चैप्टर नहीं है, 2 मिनट की कैलकुलेशन है, V इक्वल्स टू IR में डाल के दोबारा से निकाल लो आंसर. ठीक है जी, नो वन इज गोइंग टू से एनीथिंग टू यू अबाउट दैट. क्वालिटेटिवली बोला है ना, ये तो नहीं बोला ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो आप क्या करो, आप फिर भी चेक मार लो. ठीक है जी, फिर भी चेक मार लो. मैं V ये वाला और उसका करेस्पॉन्डिंग करंट उठा के देख रहा हूँ कि अब रेजिस्टेंस क्या आ रही है. सो R विल इक्वल्स टू 0. किससे पे उठाया मैंने? 0.7 पे उठाया, 12.5 की वैल्यू. ठीक है, 0.7 लिया, 0.75 इधर कहीं बीच में होता, आप वो भी ले सकते थे. मैंने 0.7 लिया क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी. ठीक है, मुझे बस इंक्रीजिंग की रेजिस्टेंस देखनी है, दैट्स ऑल आई नीड टू सी. सो 0.7 डिवाइडेड बाय 12.5 into 10 to the power minus 3. So what is the answer coming out to be? आपके पास, मेरे पास क्या आ रहा है? 0.7 divided by 12 into the power minus 3, 12.5 into the power minus 3. So मेरे पास तो 56 ohms आ रहा है, right? So we can see it is decreasing, right? अब yes, I agree with you. मेरी शायद मैं भी जब पहली दफा करता आ रहा होता है पेपर तो मैं भी इंक्रीज लिख के आता है. ठीक है, बट इट्स अ बिट, इसमें ग्राफ में ग्राफिकली ये बताना कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है रेशियो के वक्त. ठीक है, रेशियो एक ऐसी क्वांटिटी है जो मसला करती है, राइट? रेट होता तो हम ग्रेडियंट देख लेते और ग्रेडियंट टेंजेंट्स का अंदाजा लगा कि कितनी स्टीप है कितनी नहीं है उससे कर लेते. ठीक है, बट रेशियो है, गो एंड मेक योर आंसर फुल प्रूफ. ठीक है, कैलकुलेट कर लो क्या जा रहा है, एक दो वैल्यू उठा के दोबारा से कैलकुलेट ही करना ना, आ गया आंसर. ठीक है, बाकी दूसरी बात ये है कि जो अगर एक्सप्लेन, अगर मैथमेटिकल वाली चीज अच्छी लग रही है आप लोगों को, तो डायोड का ये होता है कि ऑब्वियसली अभी देख रहे हो कि इधर जो था ग्राफ वाज बेंडिंग टुवर्ड्स द वोल्टेज वाली एक्सिस. और मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि जब ग्राफ वोल्टेज वाली एक्सिस पे बेंड करता है, की तरफ बेंड करता है, तो क्या होता है? उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, राइट? बट आगे जाके जब आप देख रहे हो 0.6 से 0.7 तो इट्स बिकमिंग स्ट्रेटर, राइट? इट्स बिकमिंग स्ट्रेटर. ठीक है, कुछ बच्चे इसमें लेके आ रहे थे सेम रहती. ठीक है जी, तो वो भी थोड़ा सा मसला है, रेशियोज में सेम नहीं होगी क्योंकि रेट वाली चीज नहीं है. तो खैर वो उधर मसले मसाइल हैं. बाकी इट इज गेटिंग स्ट्रेटर, यानी मतलब ये करंट की तरफ बेंड कर रहा है, तो बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है. ठीक है, इन वर्ड या फिर ऐसी देखने को कहोगे तो बिकॉज द ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स द करंट द रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीजिंग. या फिर जस्ट गो ऑन कैलकुलेट, यार इतनी क्या हमारी क्वालिटी लग रही है, विल जस्ट गो एंड कैलकुलेट, मेक आवर आंसर फुल प्रूफ. ठीक है जी,
अच्छा, the diode and the resistor X in B are connected into the circuit shown in figure 6.2. ये डायोड है और रेजिस्टर X उन्होंने उसके सामने लगा दिया है। EMF E है 9.3 मिली एम्पेयर इसमें जाती है, 7.5 मिली एम्पेयर इधर डायोड में जा रहा है। ठीक है जी। The cell has electromotive force EMF E and negligible internal resistance. Resistor Y is connected in parallel with resistor X and the diode. The current in the cell is 9.3 milliamperes and the current in the diode is 7.5 milliamperes. Use figure 6.1 to determine E. So, how do we determine E given all of this information? ठीक है, I've zoomed out for you guys. यहाँ पे हमें information दी हुई है, सब कुछ इधर लिखी हुई है, and they're asking use figure 6.1 to determine the EMF E. तो कौन बताएगा इसका आंसर मुझे? 0.6 plus 0.3, वेरी गुड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सेज भाई देखो 7.5 मिली एम्पेयर्स अगर डायोड में जा रहे हैं तो ये दोनों तो सीरीज में है, राइट, एंड वी सी के डायोड में से उसी एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये डायोड कंडक्ट कर लेगा आगे, सो दैट मींस इधर भी हमारे पास कितने आएंगे 7.5 मिली एम्पेयर्स आएंगे, राइट। सो नाउ विल जस्ट सी एक्स का वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, डायोड का वोल्टेज देख लेते हैं, एक्स का वोल्टेज देख लेते हैं। ठीक है, यानी मतलब मुझे पास अगर डायोड का वोल्टेज आ गया, उप्स, मेरे पास अगर डायोड का वोल्टेज आ गया एंड मेरे पास अगर एक्स का वोल्टेज भी आ गया तो क्या होगा? आई जस्ट सम अप द वोल्टेजेस, और वो सम अप क्या होना चाहिए? वो इस जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, राइट, वो VT आ जाएगा, जो क्या होगा, जो EMF E भी होगा, राइट। सो वी आर गोइंग टू डू दैट अप्रोच। V1 एंड V2 देख लेते हैं, 7.5 मिली एम्पेयर्स। सो 7.5 मिली एम्पेयर्स ये आ रहे हैं इस वाली लाइन पे। एक तो 0.6 था, एक हमारे पास 0.3 आ रहा है जैसे अब्दुल्ला ने बोला है, तो 0.6 और 0.3 ऐड कर लेते हैं, 0.6 प्लस 0.3, so we are getting 0.9 and let me check, we're going to give this as 0.90। ठीक है जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ये 0.60 बताया था और द ग्राफ में भी आप you can definitely read the value to one more decimal place। ठीक है, तो मैं 0.90 दे रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आई अब्दुल्ला की वर्किंग, मेरी वर्किंग? अच्छा, देन देयर आस्किंग यू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर Y। तो हमें पता चल गया EMF E क्या है, वही Y का भी होगा वोल्टेज, राइट। बट हाउ डू वी फाइंड आउट द करंट इन Y? मुझे वोल्टेज तो पता चल गया Y का, वो वही होगा बिकॉज दीज आर इन पैरेलल, E ही के बराबर होगा। हाउ डू वी फाइंड आउट द करंट? 9.3 माइनस 7.5, तो इस इधर जो जा रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर वाला करंट आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट डू दैट ओवर हियर। ये बताओ अब्दुल्ला 9.3 माइनस 7.5 करके, that is, thank you, आपके 1.8 मिली एम्पेयर्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। सो लेट्स जस्ट यूज V इक्वल्स टू IR जल्दी से। V क्या है? 0.90 है। I हमारा 1.8 मिली एम्पेयर्स है, 1.8 into 10 to the power minus 3, and then let's work out the resistance Y. So resistance Y comes out to be, it should be about half something, 500, yep. So that is 500 ohms। डायोड की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी? नहीं ना, आके भी जस्ट कैलकुलेटेड आउट। 0.6 पे डायोड की रेजिस्टेंस आ रही है 80 ohms। डायोड डज नॉट हैव अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो या इट्स अ बिट वर्क इट। डायोड तो हम समझते थे कि पूरा पूरा फ्लो करने देता है, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट हो। ऐसा तो कोई तार भी नहीं होता, राइट। किसी भी तार पे थोड़ी देर के लिए करंट लगा हो तो अवन टोस्टर बनना शुरू होता है, इट बिकम्स टू गेट हॉट। इसी तरह डायोड का भी कहानी है, ठीक है। यू से दे विल बी थ्योरेटिकली बिल्कुल भी पावर नहीं खाएंगे आपकी, थ्योरेटिकली इनको बिल्कुल भी पावर नहीं खानी चाहिए अगर ऐसे कंपोनेंट हमने बनाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली थ्योरेटिकल बात अलग होती है, प्रैक्टिकल बात अलग होती है। तो यस, इट विल ईट सम पावर, इट विल वेस्ट सम पावर, if it has to work then it has to take some energy। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर से भी कुछ ना कुछ वेस्ट हो रहा है, एंड दैट प्रूव्स कि इसके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक्चुअली उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द डायोड। सो व्हिच फॉर्मूला शुड आई यूज टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द डायोड? VI, well you can use any of the three formulas अभी फिलहाल तो। ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज रेजिस्टेंस आपने निकाल ली थी, I2R V2/R भी डाल दोगे, सब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट यस, यू गाइस आर करेक्ट, बेटर यही होगा कि VI यूज इस्तेमाल करते हैं। क्यों?
बिकॉज ये वाली वैल्यूज क्वेश्चन से मिलेगी। अगर हमने यहाँ पे गलती कर दी है तो हो सकता है वो इधर इस्तेमाल करने में वो उधर का एक मार्क और कट जाए, ठीक है जी। सो ट्राई टू गो ऑन एंड अगर अगर हो सके कि एग्जामिनर की वैल्यू इस्तेमाल हो जाए बजाय हमारी वैल्यू इस्तेमाल तो वो करा करो, ठीक है जी। सो पावर विल इक्वल्स टू, करंट क्या है हमारा, करंट क्या था डायोड में 7.5 मिली एम्पेयर्स, सो दैट वाज 7.5 into 10 पावर माइनस 3 मींस आप इस्तेमाल कर सकते हो आई स्क्वायर आर, ठीक है, देयर इज नो उधर कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि अगर पहले वाला आंसर गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, बट प्रिज्यूमेबली आसान चीजें हैं, गलत होना नहीं चाहिए, तो दैट्स ओके एज वेल, ठीक है जी। व्हाट्स द पावर, व्हाट्स द पावर 0.90 लिख दिया मैंने, 0.6 लिखना था। डायोड का वोल्टेज जो है वो 0.6 है, नॉट 0.9, ठीक है जी। पावर जिसकी निकाल रहे होंगे उसी का करंट लेंगे और उसी का वोल्टेज लेंगे और उसी की ही रेजिस्टेंस लेंगे और कोई चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सही है जी। 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और फाइनल आंसर कितनी सिग्निफिकेंस तक लिखूं, 4.5 लिखूं, 4.50 लिखूं या 5 इंटू 10 पावर 3 लिखूं, 4.5 ही, राइट। नो आई गेस बेस, बी कॉन्फिडेंट, टू सिग्निफिकेंट था, राइट। 7.5 टू सिग्निफिकेंट, 0.60 दिया हुआ था आपको, ठीक है जी, वो भी टू सिग्निफिकेंट, तो इसलिए हमने ये टू सिग्निफिकेंट लिखा, ठीक है जी। द सेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय ए न्यू सेल ऑफ ईएमएफ 0.50 volts and negligible internal resistance. Use figure 6.1 to determine the new current in the diode. आपको बोल रहे हैं कि जो सेल था उसको अब रिप्लेस कर दिया है और एक ईएमएफ बना दिया है 0.50 volts का, और अभी भी नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। Use figure 6.1 to determine the new current in the diode. So if I am using an EMF of 0.50 volts, करंट कैसे निकालूं उसमें ग्राफ से, बट 0.50 volts तो EMF है ना, E का, इट्स द EMF ऑफ द सेल, राइट। तो डायोड का अगर ग्राफ में देख रहा हूं मैं तो फिर क्या वोल्टेज देखूं, नो आइडिया। अच्छा, एक तो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड क्या है, और आई प्रिज्यूम कि वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो क्यों होगा मुश्किल, वो इसलिए मुश्किल होगा बिकॉज आपको बोल रहे हैं ईएमएफ क्या है, वो 0.5 है, यानी दैट मींस डायोड प्लस रेजिस्टर एक्स का जो वोल्टेज है, डायोड का वोल्टेज और प्लस रेजिस्टर एक्स का वोल्टेज वो 0.5 आना चाहिए, है ना। सो नाउ आई वांट टू बी सीइंग एक ऐसा, मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है कि जो दोनों ग्राफ्स को एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो कि जब उन दोनों के वोल्टेज प्लस किए जाएं तो वो मुझे 0.5 वोल्टेज दे टोटल, ठीक है जी। अच्छा, नाउ इफ वी सी, तो यू कैन सी दिस लाइन, ठीक है जी, विच इज प्रिटी हार्ड टू सी। अगर मैंने पहले बोलने को कर रहा था, दिस इज प्रिटी हार्ड टू सी, बट दिस इज द लाइन जहां पे रजिस्टर का वोल्टेज 0.1 आ रहा है और डायोड का वोल्टेज 0.4 आ रहा है, एंड देन व्हेन यू ऐड 0.1 एंड 0.4 यू शैल गेट 0.5, सो दैट मींस द करंट मस्ट बी 2.5 into 10 to the power minus 3, ठीक है। so we shall take the current as 2.5 into 10 to the power minus 3, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ 2.5 into 10 to the power minus 3 लिख रहा, मिली एम्पेयर्स दिया हुआ है तो 2.5 लिख रहा हूँ,